Very good morning. पेन कहाँ है? कहाँ पे थे हम लोग? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कन्वर्जन बाउंड्री किया था शायद। अब लिखो स्लाइडिंग बाउंड्री। तीसरा बाउंड्री हमारा है स्लाइडिंग बाउंड्री। फिर है ग्लाइडिंग बाउंड्री। तो स्लाइडिंग में पहले आते हैं, लिखो इसे संरक्षी सीमा भी कहते हैं अथवा रूपांतरित सीमा भी कहते हैं, संरक्षी सीमा भी कहते हैं, रूपांतरित सीमा भी कहते हैं। रूपांतरित सीमा भी कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर एवं विपरीत दिशा में संचरण करते हैं, तब उनके मध्य न तो क्रस्ट का विनाश होता है, और न ही निर्माण। अतः इसे संरक्षी सीमा कहते हैं। परंतु प्लेटों के आपसी घर्षण के कारण चट्टानों के विखंडन एवं इलास्टिक रिबाउंड
यानी प्रत्यास्थता पुनश्चलन, प्रत्यास्थता पुनश्चलन के कारण, प्रत्यास्थता पुनश्चलन के कारण चट्टानों के स्थैतिक ऊर्जा गतिकीय ऊर्जा में, स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, स्थैतिक ऊर्जा गतिकीय ऊर्जा में, गतिकीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, गतिकीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। जिससे भूकंप के झटके निरंतर महसूस होते हैं। इसका सर्व प्रमुख उदाहरण सैन एंड्रियास फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट है, जो कि कैलिफोर्निया में प्राप्त होता है। संरक्षित सीमा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां प्लेटों का न तो निर्माण हो रहा है और न ही विनाश, प्लेट समानांतर चल रही है। तो समानांतर के कारण जो घर्षण होगा, उस घर्षण के कारण चट्टानें रबर की तरह खिंच जाती हैं और टूट जाती हैं। रबर को खींच के रखोगे तो उसमें स्टैटिक एनर्जी है, उसमें स्थैतिक ऊर्जा है। और जब रबर टूटता है तो रबर कैसे बैंग करता है, पुनश्चलन करता है। इसी को प्रत्यास्था पुनश्चलन कहते हैं। तो प्रत्यास्था पुनश्चलन के कारण वहाँ पर भूकंप निरंतर आते रहते हैं। और ये जो सिद्धांत है ना, ये प्रोफेसर रीड का सिद्धांत है, जिन्होंने सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन का या वहाँ के भूकंप का स्टडी किया है। अब आगे लिखो, इसके अतिरिक्त जहां भी प्लेट सीमाएं निर्धारित नहीं की जा पा रही हैं, प्लेट सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकती हैं, अथवा प्लेट सीमाओं की गतिविधियां बंद हो चुकी हैं, प्लेट सीमाओं की गतिविधियां बंद हो चुकी हैं, प्लेट सीमाओं की गतिविधियां बंद हो चुकी है, उसे
भी संरक्षित सीमा ही कहते हैं। जैसे जैसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, पूर्वी अफ्रीका में जो भ्रंश घाटी है, महान भ्रंश घाटी, यह संरक्षित सीमा के अंतर्गत आता है। पहले इसको लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री मान रहे थे, लेकिन यह संरक्षित सीमा के अंतर्गत आता है। फिर लिखो, ग्लाइडिंग बाउंड्री। ग्लाइडिंग बाउंड्री क्या है? देखो, यह अभिसारी सीमा का ही एक भाग होता है, जहां महासागरीय प्लेट आइलैंड आर्क द्वीपीय चाप, आइलैंड आर्क द्वीपीय चाप के नीचे अनवरोधित रूप से प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री कहा गया है। ये सुनामी के सुनामी के केंद्र होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण इसका प्रमुख उदाहरण सुंडा स्ट्रेट है। यही है तुम्हारा सुंडा स्ट्रेट। सुंडा की जल संधि है। जहां ग्लाइडिंग सीमा पाए गए हैं। जहां ग्लाइडिंग सीमा पाए गए हैं,
ग्लाइडिंग बाउंड्री का डायग्राम बना लो फटाफट। और गुड मॉर्निंग शशिकांत। दीपक जी लिख रहे हैं कि कैसे हैं सर, आज ठंड कम है क्या? ठंड नहीं है क्या? मुझे थोड़ी ठंड कम लगती भी है और बंद कमरे में भी है। दूसरा ये जो बोर्ड है ना, इससे रेडिएशनल हीट भी बहुत निकलता है। यहाँ तक देखो हीट निकल रहा है, बहुत डेंजरस है ये हेल्थ के लिए। लेकिन क्या करें, इसीलिए बोर्ड पे एकदम से खड़ा नहीं होते हैं हम, इधर उधर घूम लेते हैं, थोड़ा हट जाते हैं सामने से। और वाइट को ब्लैक बोर्ड में इसीलिए कन्वर्ट भी कर दिया है कि रेडिएशन थोड़ा कम हो जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। नए साल के अवसर पे 7 दिन मेरा प्रोग्राम है, 6 दिन मेरा प्रोग्राम है कि टोटली डिटॉक्स करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फेंकना, बोर्ड ख़त्म। ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी के लिए प्रोफेशन होता है। तुम लोग ये बात याद रखना अच्छे से। आप जो काम भी करते हो वो काम से प्रेम करना ठीक है, लेकिन निष्काम कर्म करना और काम जिंदगी नहीं होता है। जिंदगी के लिए काम होता है, लेकिन काम के प्रति कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी नहीं रखोगे तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तो संतुलन बनाना है। चलो बना लिया डायग्राम? ओके। F1 F2 F3 क्या है? ये है F1 F2 F3 है फोकस, भूकंप का केंद्र है। और ये है एपिसेंटर, यहां से सुनामी, इस तरह से सुनामी का वेव जनरेट हो रहा है। सुनामी ट्रेवल कर रहा है दोनों तरफ। ये है तुम्हारा इंडोनेशिया और ये है तुम्हारा इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और ये है तुम्हारा इंडोनेशिया। अब ये एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो और अच्छा है। सुंडा स्ट्रेट वहीं पे है ना। आगे चलते हैं, इस पे काफी टाइम लगा। अब लिखते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के नवीनतम प्रमाण। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के नवीनतम प्रमाण। Recent evidences of plate tectonic theory। Recent evidence क्या है? मुझे अभी किसी ने कहा ग्रीन लगा लो सर, ये तो ग्रीन हो गया। अब ग्रीन पे लिखें किससे? वाइट से। दूसरा वाला ग्रीन लगाना है क्या? कौन वाला ग्रीन लगाया जाता है भाई? ये वाला। तो इस पे लिखें किससे? मुझे जल्दी बताओ। अगर इस पे हम लिखते हैं न्यू एविडेंसेस, तो क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, क्या आप देख पा रहे हो? भोपाल में न्यू ईयर में ऐसा क्या है कि मैं आऊं? कोई इंसेंटिव हो तो बताओ।
न्यू ईयर में वहाँ क्या है? घूमना, पिकनिक। न्यू ईयर पे हम तो एक आइसोलेटेड बीच ढूंढ रहे हैं, वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे आने के बाद। ऐसा आइसोलेटेड बीच जहां कोई पहुंचे ही ना और सामने में, समुद्र के सामने में कुछ खाने वाने का इंतज़ाम हो, 2-4 मछुआरों का गांव हो, वहीं जाकर के 7 दिन उनके साथ रहने का होटल होना चाहिए वहाँ पे। ऐसा है, बहुत सारा ऐसा प्लेस है इंडिया में, एक्सप्लोर करने पे है। पूरा जो कोंकण गोवा का कोस्ट है ना, गोवा नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वहाँ तो इतनी भीड़ है इंडियंस की कि गोवा में फॉरेन टूरिस्ट आते नहीं हैं। फॉरेन टूरिस्ट गोवा में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इंडियन सब इतने वहाँ भर गए, इतने टूरिज़्म कर रहे हैं। और वो जो गोवा में इंडियन टूरिस्ट जाते हैं वो समुद्र देखने थोड़ी जाते हैं, वो विदेशियों को देखने जाते हैं। और विदेशी चारों तरफ अपने, उनका तो अलग लाइफ का डेफिनेशन है, वो तो बहुत फ्रीडम एंजॉय करते हैं। तो सारी दुनिया जाती है वहाँ सी देखने के लिए, भारतीय जाते हैं, विदेशियों को देखते रहेंगे ऐसे ऐसे करके। तो विदेशी लोग कॉन्शियस तो ही जाता है ना, अगर आप किसी को घूरते रहो, कमेंट पास करते रहो। प्लस गोवा में सारे उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ और जहाँ तहाँ के लोग इतना ठेला लगा लिया कि गोवा अब गोवा थोड़ी रहा है, ठेले का केंद्र बन गया है चारों तरफ रोड पे। वहाँ के लोकल लोग माइग्रेशन से भयभीत हैं और गोवा का कल्चर ही बिल्कुल बदला जा रहा है। न्यू एविडेंस, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिख रहा है ना, ये मालदीव वेस्ट होगा सर। जितेंद्र, तुम्हारे बैच के साथ प्लानिंग करेंगे ना मार्च में। न्यू एविडेंस, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब लिखो, न्यू एविडेंस में पहला है SLR, सैटेलाइट लेजर रेंजिंग। सैटेलाइट लेजर किरण सुना होगा, रेंजिंग। हम भोपाल आते हैं, हमारा साथ कितने लोग देंगे न्यू ईयर पे? पूरा 2 दिन 3 दिन टाइम देना पड़ेगा। SLR, लेजर रेंजिंग, सैटेलाइट लेजर रेंजिंग। देखो, इस विधि के आधार पर प्लेटों के गतियों एवं गति के दिशा को निर्धारित किया गया है। मान लो कि ये एक सैटेलाइट है हमारा, ऊपर में ये इस तरह से उड़ रहा है। तो मान लो ये हमारा सैटेलाइट है, ध्यान से देखो। तो सैटेलाइट ने इस पॉइंट पे, इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे, ये मान लो ये हमारा इस तरह से एक क्रॉस पॉइंट है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का क्रॉस पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे लेजर किरणों को डाल रखा है, लेजर किरणों से इसको डिटेक्ट कर रहा है। क्या होता है कि अगर प्लेट आगे की ओर मूव कर गया तो ये जो पॉइंट है ये यहां पहुंच जाता है और लेजर किरण तो वहीं पे दिखाएगा ना। तो इसके आधार पर ये पता चल जाता है कि 1 वर्ष में कितना सेंटीमीटर खिसकाव हुआ।
प्लेट कितना सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रहा है, ये लेजर रेंजिंग से सही इस्टेब्लिश हो गया, ये सिद्ध हो गया ये। इसलिए अब तो बियॉन्ड डाउट है। अब तो ये बियॉन्ड डाउट है, सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्लेटों में गति है। लिखो, इसके आधार पर कई नए प्लेटों की भी खोज की गई है। इसके आधार पर कई नए प्लेटों की भी खोज की गई है तथा इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के गति में अंतर प्राप्त किया गया है। फिर लिखो इसी में कि इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट, एसएलआर में पहला पॉइंट तो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट पे मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि ग्रीनलैंड उत्तर की ओर 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से खिसक रहा है। ग्रीनलैंड उत्तर की ओर 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के दर से खिसक रहा है, जबकि वह उत्तर अमेरिका का भाग है, उत्तर अमेरिकी प्लेट का भाग है, जो कि पश्चिम खिसकती है, जो पश्चिम की ओर विस्थापित होती है। व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेजो आप। जो किधर खिसकती है? तो ये सैटेलाइट लेजर रेंजिंग है ना, यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यह संभवतः सियाल का सीमा पर खिसकने, संभवतः सियाल का सीमा पर खिसकने का एक उदाहरण है। अर्थात प्लेटों में संचरण के साथ साथ महाद्वीपीय विस्थापन के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। प्लेटों में विस्थापन के साथ साथ
महाद्वीपीय विस्थापन के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। ओके, तो न्यू एविडेंस में प्लेट टेक्टोनिक का पहला है एसएलआर। अब दूसरा पे आओ। दूसरा है ज्वाइड्स, DES। ज्वाइड्स का मतलब है, लिखिए, ज्वाइंट ओशनोग्राफर्स इन्वेस्टिगेशन with deep earth sampling, with deep earth sampling, with deep earth sampling। ये इंपॉर्टेंट है। लिखो, यह महाभियान, यह एक्सपीडिशन 1990 के दशक में 95 के बाद क्या ऑपरेशनल, क्या बोलेंगे उसको, कंडक्ट किया गया। 90 के दशक में ऑपरेशनल हुआ महाभियान किया गया, जिसमें कई विलक्षण तथ्य सामने आए, जिनसे यह स्पष्ट था कि प्लेटों में संचरण है तथा महासागरीय नीतल में प्रसरण हो रहा है। ज्वाइड्स में 3 विधियों का प्रयोग किया गया। पहला रेडियोमेट्रिक डेटिंग, पहला है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। 3 विधियों का प्रयोग किया गया।
जिससे एज ऑफ बेसाल्ट, बेसाल्ट की उम्र का ज्ञान हो सकता है, पहले ही बताया था आपको। दूसरा था कार्बन डेटिंग, जिसके आधार पर फॉसिल्स के एज का पता करना, जीवाश्म के उम्र का पता करना, कार्बन डेटिंग। इसमें C12, C14, C16, C18 सबका किया जाता है। C14 अब ये कार्बन। तीसरा था एकॉस्टिक्स, या इसको कहते हैं साउंड वेव्स। एकॉस्टिक्स यानी ध्वनि तरंगों के द्वारा, साउंड वेव्स के द्वारा। और एकॉस्टिक्स में लिख लो सोनिक डेप्थ रिकॉर्डर, सोनिक डेप्थ रिकॉर्डर का प्रयोग किया गया। सोनिक डेप्थ रिकॉर्डर का प्रयोग किया गया। इन विधियों के प्रयोग से कई सत्य सामने आए। अब हम लोग सत्य को देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट क्या था? पहला लिखो, पहला सत्य था कि लिखो, कटक की आकृति एस है। कटक की आकृति एस है तथा यह अटलांटिक तट के बिल्कुल समानांतर है। ये सब एकॉस्टिक विधि से पता चलेगा। बगल में लिख लो, एकॉस्टिक विधि के द्वारा। दूसरा, दूसरा लिखो, इन कटकों के मध्य, हम तो स्क्रीन से ही गायब हो गए थे। इन कटकों के मध्य केंद्रीय भ्रंश घाटियां थी, केंद्रीय भ्रंश घाटी थी, जिसकी आकृति भी कटक के बिल्कुल समानांतर प्राप्त हो रही थी। कटक के बिल्कुल
समानांतर प्राप्त हो रही थी। सुमन का रिक्वेस्ट आया है कि पहला मैंने लिखा था रेडियोमेट्रिक डेटिंग, कई बार पहले बताया हुआ है। पोटाशियम आर्गन मेथड ऑफ पोटाशियम आर्गन, पूरा लिख लो, मेथड ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग। दूसरा है कार्बन डेटिंग, जिससे फॉसिल्स, जीवाश्म का पता चलता है। तीसरा एकॉस्टिक्स है, ध्वनि तरंगों के आधार पर, जो कि हम लोग सोनिक डेप्थ रिकॉर्डर यंत्र का उपयोग करते हैं। अब इसी के आधार पर हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं कि क्या क्या नए एविडेंस मिले। तो पहले मैंने आपको बताया कि एस आकृति का कटक है। दूसरा, उस कटक में जो भ्रंश घाटियां हैं वो भी एस आकृति की हैं, और कटक के अंदर में भ्रंश घाटी का पाया जाना और भ्रंश घाटी की गहराई को भी साउंड वेव के द्वारा मापा गया। ये भी लिख लो कि कटक भ्रंश घाटियों की गहराई को ध्वनि तरंगों के द्वारा चिन्हित किया गया। ध्वनि तरंगों के द्वारा चिन्हित किया गया। आगे लिखो, फिर लिखो नेक्स्ट, लिखो कटक के पास, मध्य महासागरीय कटक के पास नवीनतम बैसाल्ट प्राप्त हो रहे थे। कटक के पास नवीनतम बैसाल्ट प्राप्त हो रहे थे तथा कटक के दूरी के साथ गर्त की ओर, गर्त की ओर नहीं, कटक से दूरी के साथ बैसाल्ट के उम्र में वृद्धि हो रही थी। बैसाल्ट के उम्र में वृद्धि हो रही थी।
ये नेक्स्ट लिखो, रेड क्ले। रेड क्ले की मात्रा कटकों के पास लगभग अनुपस्थित थी, जबकि गर्तों के पास सर्वाधिक प्राप्त हो रहे थे। चूंकि लाल मृत्तिका या रेड क्ले पुरातन समुद्री अवसाद है, अतः इसका निर्माण कटक के पास के नवनिर्मित महासागरीय क्रस्ट पर प्राप्त नहीं हो सकती। महासागरीय क्रस्ट पर प्राप्त नहीं हो सकती। फिर लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा पजलिंग है, इसको समझाते हैं कि मान लो रेड क्ले है, मान लो कि ये है हमारा कटक, तो कटक के पास तो नए प्लेट का निर्माण हो रहा है ना, नए भूपर्पटी का निर्माण होता है मैग्मा के ऊपर उठने से, जमाव से, आपको पढ़ाया गया। अब यहां चूंकि नया क्रस्ट है तो यहां पे रेड क्ले नहीं हो सकता है, क्योंकि रेड क्ले को बनने में ही कम से कम 100 मिलियन साल लगता है। समझ रहा है ना, 100 मिलियन साल में रेड क्ले बनेगा। तो रेड क्ले यहां नहीं मिलेगा, जो पुरातन 100 मिलियन 200 मिलियन वर्ष का जो चट्टान होगा वहां पर रेड क्ले डिपॉजिट्स मिलने लगता है। तो यह भी सिद्ध होता है कि यहां पर क्रस्ट नया है बिल्कुल, और यहां कटक के पास क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और लिखो अवसादों का थिकनेस, अवसादों की मोटाई भी कटक के पास कम एवं दूरी के साथ बढ़ रही थी,
आगे लिखो, इसमें और भी बहुत लिखो। अटलांटिक महासागर के नीतल की चट्टानें, were no older than tertiary and mostly they belong to Pleistocene. अटलांटिक की चट्टानें, नीतल की चट्टानें तृतीयक काल से या टर्शियरी भी लिख सकते हो आप, टर्शियरी काल से पुरातन प्राप्त नहीं हो रही थी। टर्शियरी काल से पुरातन प्राप्त नहीं हो रही थी। इट वॉज नो ओल्डर देन टर्शियरी। तथा मुख्यतः प्लिस्टोसीन काल की चट्टानें कटक के पास प्राप्त हो रही थी। 2 मिलियन साल पुरानी चट्टानें कटक के आसपास मिल रही थी। इतना नया है अटलांटिक। लिखो कटक में ड्रिलिंग किया गया। ड्रिलिंग का क्या होगा? छिद्र किए गए। तथा यह प्राप्त हुआ कि अंदर में गर्म मैग्मा, तप्त मैग्मा प्राप्त हो रहा है। तप्त मैग्मा प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, कटक के केंद्रीय भ्रंश घाटियों में उच्च ऊष्मा प्रवाह, हाई हीट फ्लो प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा था। जिसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि कटक के नीचे हॉट प्लूम्स प्राप्त हो रहे हैं। यही हाई हीट फ्लो या यही हीट फ्लो, यही ऊष्मा प्रवाह गर्तों के पास अनुपस्थित थे। जिससे यह सिद्ध होता है कि
जिससे यह सिद्ध होता है कि वहां कोल्ड प्ल्यूम्स प्राप्त होते हैं, अर्थात संवहनीय धाराओं का सिद्धांत भी प्लेटों के संचरण से संबंधित है, प्लेटों के संचरण से संबंधित है। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त कटक के दोनों तरफ समानांतर चुंबकीय पट्टियों का पाया जाना पुनः स्थापित किया गया, इस प्रकार ज्वाइड्स महाभियान में प्लेट विवर्तनिक के अकाट्य साक्ष्य मिले। अकाट्य साक्ष्य मिले। अब लिखो एविडेंस, पहला था एसएलआर, दूसरा था जॉइड्स, तीसरे पे आते हैं। तीसरा लिखो हॉट स्पॉट से मिलने वाले साक्ष्य, तप्त स्थल से मिलने वाले साक्ष्य। तप्त स्थल के विषय में मैंने बताया था संवहनीय धाराओं वाले मॉडल में। अभी और डिटेल लिखवाते हैं। तप्त स्थल को एक शॉर्ट नोट के रूप में तैयार करके रखना है, कभी भी आ सकता है। प्लेट विवर्तनिक से अब प्रश्न नहीं आएगा, उसके न्यू एविडेंसेस से प्रश्न आएगा, ओरोजेनेसिस पे आएगा, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया पर आ सकता है, टेक्टोनिक आर्क पे आ सकता है, द्वीप समूह बनने पे आ सकता है। इसीलिए इतना डिटेल अंदर में जाकर के पढ़ना पड़ रहा है। आप लिखो हॉट स्पॉट में लिखो हॉट स्पॉट ज्वालामुखी स्टैटिक होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, स्थैतिक होते हैं, अर्थात उनकी अवस्थिति परिवर्तित नहीं होती। तथा इनका संबंध प्लेटों के सीमाओं से नहीं होता। ये अंतरा प्लेट ज्वालामुखी होते हैं तथा प्लेटों के संचरण से भी इनके उद्भेदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये प्लेटों के अंदर भी छिद्र कर निरंतर उद्भेदन करते हैं। नेक्स्ट, इनके कॉन्ड्यूट, या ऐसा लिखो, ये केंद्रीय ज्वालामुखी होते हैं जिनमें पाइप या कॉन्ड्यूट, CONDUIT, केंद्रीय ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कॉन्ड्यूट होता है जो ज्वालामुखी के जो क्रेटर हैं उसको कनेक्ट करता है मैग्मा चैम्बर से। तो लिखो, इनके कंड्यूट 670 किलोमीटर की गहराई के नीचे, अर्थात निचले मेंटल में प्राप्त होते हैं, तथा यह संभावित है कि मैग्मा बाह्य कोर एवं मेंटल की सीमा के पास से प्राप्त हो रहा है। मेंटल की सीमा से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट लिखो, मैग्मा अल्ट्रामैफिक बैसाल्ट होता है। सब लिखवाया हुआ है पहले भी, फिर से लिख लो। अल्ट्रामैफिक अति क्षारीय फेरोमैग्नीशिया से युक्त मैग्मा होता है जिसमें श्यानता कम होती है। सिलिका ऑक्साइड कम होता है तो श्यानता कम होती है। अतः इनके उद्भेदन से पठार अथवा द्वीप समूहों का निर्माण होता है। पठार अथवा द्वीप समूहों का निर्माण होता है। देखो उदाहरण, हवाई द्वीप,
उदाहरण है हवाई। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप लिखो। जैसे रियूनियन, गैलापागोस आइलैंड, येलोस्टोन नेशनल पार्क, आइसलैंड, सेंट हेलेना, त्रिस्तान दे कुन्हा। कितना एग्जाम्पल बताएं आपको। तो ये है हवाई द्वीप। अब देखो, ये है पैसिफिक का प्लेट। पैसिफिक प्लेट को हमने क्या किया है कि जहां पे हवाई था वहां से हमने उसको काट लिया है, मतलब वहां से स्लाइस कर लिया। तो अगर अब तुम इधर देखने की कोशिश करोगे तो ये नीचे में लोअर मैंटल है, निचला मैंटल है। इसकी गहराई हम मान लेते हैं 700, 670 लिखा रहता है वैसे। ये 100 किलोमीटर की गहराई है। अब देखो, ये लिथोस्फेयर है, पैसिफिक प्लेट है जो कि चल रहा है। तो पैसिफिक प्लेट में ये पाया गया कि सी माउंट्स, इस तरह से बहुत सारे सी माउंट्स प्राप्त हो रहे हैं जो पश्चिम और उत्तर की तरफ इनकी श्रृंखला मिल रही है, सी माउंट। और जो सबसे दूरस्थ था साइबेरिया के पास था, इसका ये मान लो कि मिल रहा है 100 मिलियन ईयर्स का मिल रहा है ये। तो ये 50 मिलियन का मिला, तो जो यहाँ पे है ये 5 मिलियंस का है, यानी उम्र बढ़ रही थी। हमने आपको पहले ही बताया है। और हॉटस्पॉट पे ये अलग से न्यू एविडेंस में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखो कि हवाईयन हॉटस्पॉट से उत्तर पश्चिम की ओर, हवाईयन हॉटस्पॉट से उत्तर पश्चिम की ओर समुद्री पर्वतों की एक नियोजित श्रृंखला प्राप्त होती है। एक बिल्कुल प्लान्ड श्रृंखला है, नियोजित श्रृंखला प्राप्त होती है। एक नियोजित श्रृंखला प्राप्त होती है। इस श्रृंखला में उत्तर पश्चिम की ओर उन्मुखता थी तथा साइबेरिया की तरफ इनके उम्र में वृद्धि हो रही थी। इनके उम्र में वृद्धि हो रही थी। थोड़ा ब्रेक दो मुझे, 5 सेकंड का।
ओके, तो ये डायग्राम बना लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट, अब लिखो बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन पे लिखना है। वो हॉटस्पॉट पे शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, बेनियोफ जोन पे भी तैयार करना है। बेनियोफ जोन क्या है? लिखो, बेनियोफ नामक वैज्ञानिक ने यह स्थापित किया कि प्लेट 45 डिग्री के कोणीय दशा पर क्षेपित होते हैं। कोणीय दशा पर क्षेपित होते हैं तथा गर्तों के नीचे भूकंप के केंद्र पाए जाते हैं। भूकंप के केंद्र पाए जाते हैं। भूकंप के केंद्र पाए जाते हैं। ये जो बेंडिंग है ना 45 डिग्री का है, लिखो बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन का अर्थ होता है भूकंप के केंद्र वाले प्लेटों के क्षेपित सीमांत भागों के क्षेत्र। सीमांत भागों के क्षेत्र, यही बेनियोफ जोन है। और डिटेल में भूकंप वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये बेनियोफ जोन है। लिखो, यह प्राप्त हुआ कि कुछ डीप फोकस भूकंप एवं कुछ डीप फोकस भूकंप एवं पातालीय भूकंप के केंद्र 700 से 400 किलोमीटर की गहराई पर प्राप्त हो रहे थे। यह तभी संभव है जब प्लेटों का क्षेपण हो रहा हो तथा प्लेटों के सीमांत
निचले मैंटल के ठोस चट्टानों से, निचले मैंटल के ठोस चट्टानों से टकरा रहे हों, के ठोस चट्टानों से टकरा रहे हों। अर्थात बेनियोफ जोन में पातालीय भूकंप प्लेटों के क्षेपण को सिद्ध कर रहे थे। प्लेटों के क्षेपण को सिद्ध कर रहे थे। कितना लोग समझ पा रहा है? एसएमएस जल्दी से करो, हम देख पाए कि समझ भी रहा है या नहीं। कुछ लिखो जल्दी से। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा, इस डायग्राम को ड्रॉ करो। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है आपको, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिक में तुलना। अब आप लिखो, तुलना करना है। तो बाईं तरफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और ओके ग्रेट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक तरफ रख लेते हैं, दूसरी तरफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रख लेते हैं। अब पहला पॉइंट तुम लोग को दूसरा बताना है, सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। लिखो, सियाल सीमा पर उत्प्लावित है। अब एग्जाम में डिटेल लिखना होता है क्योंकि सीमा का घनत्व ज्यादा है, सीमा पिघलित दशा में है, सियाल का घनत्व 2.67 है, तो सीमा का घनत्व 3.0 है। डिटेल लिखना होगा। वहां जाकर के जो हमने एक छोटा सा पॉइंट लिखाया उसको लिख करके बैठ जाओगे तो कैसे नंबर आएगा? अपना एबिलिटी भी ग्रो करना होगा ना लिखने का, कि हर बात को टीचर हर बार रिपीट करके नोट्स नहीं बनवा सकता है। इधर क्या होगा? लिथोस्फेयर स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित है। दूसरा तुलना, महाद्वीपों में संचरण है, महाद्वीपों में संचरण है, महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं। इधर क्या है? प्लेट विस्थापित हो रहे हैं।
तीसरा, महाद्वीपों के किनारे वाले भाग या महाद्वीपों के अग्रभाग सक्रिय हैं। इधर आओगे तो सीमांत एवं प्लेट सीमा सक्रिय होती है। कुछ समझ में आ रहा है? चौथा, सागरीय नीतल, इसमें मानता है सागरीय नीतल स्थैतिक है। इधर क्या होगा? सागर नीतल प्रसरण हो रहा है। समझ में आया? सागर नीतल का प्रसरण हो रहा है। पांचवा है सागर नीतल प्रसरण। पांचवा है लिखो, प्रमाण, इनके प्रमाण ज्यादातर एक्सटर्नल हैं, बाहरी प्रमाण है, जैसे जलवायु, जीवाश्म, ऊपरी चट्टान, सतही चट्टान, तो एक्सटर्नल एविडेंसेस ज्यादा है। लेकिन इसमें आओगे तो इंटरनल, आंतरिक प्रमाण ज्यादा है, भूगार्भिक प्रमाण ज्यादा है, पूरा चुंबकत्व के प्रमाण हैं, डीप सी ड्रिलिंग के प्रमाण हैं। 5 कंपैरिजन तो ऐसे ही हो गया। 6 कंपैरिजन में आते हैं। महासागरीय कटक का निर्माण, आपको स्वयं लिखना है। महासागरीय कटक का निर्माण वेगनर ने क्या कहा था? कहा था कि छूटते हुए किनारे हैं। नॉर्थ साउथ अमेरिका जो पश्चिम की तरफ ड्रिफ्ट करेगा तो उसके किनारे का जो भाग, जो पीछे का भाग है, पश्च भाग, वो टूट करके शेष रह गया, इसलिए कटक बना है। लेकिन यहां पे क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक में डाइवर्जेंट बाउंड्री, अब सारी सीमा और सभी कटक बनने की प्रक्रियाओं को यहां पर बनाओ, डायग्राम से दिखाओ। 7वां, महासागरीय कटक निर्माण और उधर डाइवर्जन। अब इधर देखो, पर्वत निर्माण। पर्वत निर्माण पे क्या कहा जा रहा है? पर्वत निर्माण पे है एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी कि कैसे जो अंगारा लैंड था, लॉरेशिया का लैंड मास था और गोंडवाना का लैंड मास था, ये ऊपर आया, ये ऊपर से नीचे आया और नीचे से आगे टेथिस था, टेथिस का उसादों पे, इस तरह से बात करता है। इधर अमेरिका था तो अमेरिका पश्चिम की ओर गया तो इसके किनारे भाग में फ्रिक्शन हुआ तो इधर माउंटेन बन गया। ये पहले लॉरेशिया ऊपर गया था तो इसके इस भाग में माउंटेन बन गया। ये सारा जो मैंने बताया था वो आपको लिखना है। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या आपको बताना होगा? ओशियन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ओशियन नहीं बताना है यहां पे। 8वां तुलना में होगा कि द्वीप समूहों का निर्माण कैसे हुआ है।
द्वीप समूह का निर्माण, ये कहते हैं कि महाद्वीपों का ही टूटा हुआ खंडित भाग है, विच कुड नॉट कीप पेस विद द लार्जर कॉन्टिनेंट। जो भाग कॉन्टिनेंट का संचरण में उसके साथ नहीं चल पाया, वो टूट करके अलग हो गया, वही द्वीप समूह है। लेकिन यहां क्या कहता है कि ओशियन अभिसरण से जापान के द्वीप बने हैं, है ना, इंडोनेशिया के द्वीप बने हैं। इस तरह से तुलना करना होगा। पॉइंट नंबर 9 कहां लिखे, यहां तो स्पेस ही खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 9 है, रुको इसको हमारा पॉइंट नंबर 9 होगा ज्वालामुखी पर वेगनर ने क्या कहा कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा से चट्टान पिघलेगा, चट्टान के पिघले से मैग्मा बनेगा और मैग्मा का विस्फोट होगा। लेकिन यहां ज्वालामुखी विस्फोट पे 9 में क्या क्या कहा है वेगनर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में? प्लेटों का पिघलना और बेसाल्ट का डिफरेंशिएशन होकर के एंडीसाइटिक या ग्रेनाइटिक मैग्मा का बनना सब पढ़ाया जा चुका है। तो वहां ज्वालामुखी होगा। फिर 10वां में है भूकंप पर क्या वेगनर ने कहा? वही चट्टानों का टूटना, विखंडन, घर्षण, महाद्वीप फिसल रहे थे महासागरीय तल पे, तो महासागरीय तल में रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के कारण चट्टान क्रम्बल करके टूटने लगा, भूकंप आता है। यहां पर क्या है? यहां पर है आपको दिखाना होगा कि प्लेटों के टकराने के कारण, ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण भूकंप आता है। भूकंप में आप इसको ज्यादा समझोगे। यहां पे आप अभी लिख लो बेनियोफ जोन, क्योंकि हम बेनियोफ जोन जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। तो ये है हमारा कंपैरिजन। इस कंपैरिजन पे आप बढ़िया शानदार नोट्स बनाओ और इस पे 2-3-4 प्रश्न कैसे आते हैं उसको भी हम बताते हैं आपको। क्या प्रश्न पूछेगा? प्रश्न ऐसे पूछेगा, तुलना करें, एक तो ये भी पूछ सकता है। दूसरा, हाउ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज एन इंप्रूवमेंट ओवर, इंप्रूवमेंट कैसे था ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस के ऊपर में, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस प्रस्तावना मात्र है, मूल सिद्धांत तो प्लेट टेक्टोनिक्स है। इस तरह के प्रश्न आएंगे। फिर आएगा कि प्लेट टेक्टोनिक के मेरिट्स क्या हैं, कैसे प्लेट टेक्टोनिक ने सब कुछ बदल दिया भूगर्भ शास्त्र में। तो हमने जो प्लेट टेक्टोनिक में सारे पॉइंट लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करना होगा कि पर्वत निर्माण की व्याख्या करता है, भूकंप की व्याख्या करता है, ज्वालामुखी का, द्वीपीय चाप निर्माण का, कटक निर्माण का। इस तरह से आपको लिखना होगा। प्लेट वर्तनिक और ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर हमारा होगा प्लेट विवर्तनिक एवं, अब एक चीज और लिखो, प्लेट विवर्तनिक की सीमाएं, ये भी लिखो। अगला चैप्टर के पहले ये करना है, लिखो प्लेट विवर्तनिक की सीमाएं। ये समझ नहीं पाए क्या लिखे हो तुम जितेंद्र सर? सर पातालीय भूकंप का इंग्लिश में क्या है? अच्छा, प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक।
अब आप लिखिए आलोचना। आलोचना में पहला पॉइंट, लिखो प्लेट वर्तनी की सीमाओं में एक पॉइंट कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेटों की संख्या एवं सीमाओं की लेंथ पूर्णतः सुनिश्चित नहीं है। पूर्णतः सुनिश्चित नहीं है। पूर्णतः सुनिश्चित नहीं है। दूसरा, अतः प्लेट वर्तनी सिद्धांत को कंप्लीट नहीं माना जा सकता, पूर्ण नहीं माना जा सकता। खोज की आवश्यकता है, आगे भी अन्वेषण की आवश्यकता है। नेक्स्ट लिखो, कुछ प्लेट एक साथ अलग अलग दिशा में संचरित प्रतीत होते हैं। अलग अलग दिशा में संचरित प्रतीत होते हैं।
जैसे अफ्रीकन प्लेट, जैसे अफ्रीकन प्लेट। फिर लिखो तीसरा, नवीन वलित पर्वतों को सिद्ध करता है। यह सिद्धांत नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति को सिद्ध करता है, परंतु मध्य महाद्वीपीय एवं पुरातन पर्वतों को सिद्ध नहीं कर पाता। जैसे ड्रैंकन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका का ड्रैंकन्सबर्ग, या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कैसे बना, वहां तो कोई प्लेट सीमा है ही नहीं, पहले भी कोई प्लेट सीमा का निशान नहीं मिल रहा है। यूराल और एप्लेशियन में तो मिलता है कि पहले प्लेट सीमा थी वहां पे, लेकिन ये सब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में नहीं मिलता है। तीसरा लिखो कि, या नेक्स्ट लिखो कि संवहनीय धाराओं पर भी प्रश्न चिन्ह है। जो इसका ड्राइविंग मैकेनिज्म है उसी पर प्रश्न चिन्ह है। क्यों उत्पन्न होती हैं, कब उत्पन्न होती हैं, क्यों बंद हो जाती हैं, कुछ सीमाएं अचानक क्यों रुक गईं, जैसे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अब सारी सीमा थी अचानक रुक गई, सब लिखिए। ये सारे क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है कि प्लेटों के ट्राई जंक्शन पर होने वाली गतिविधियां, भूगार्भिक क्रियाएं क्या हैं? इसका उत्तर नहीं इसके पास। प्लेटों के ट्राई जंक्शन, जहां 3 प्लेट मिल रहे हों, जैसे गैलापागोस, जैसे ऊपर अलास्का के पास, तो जहां पे 3 प्लेट मिलते हैं वहां क्या होता है? 2 प्लेट का तो पता है, ट्राई जंक्शन का पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट, महासागरीय नीतल पर कई सारे कटक ऐसे फैले हुए हैं जहां कोई अपसारी सीमा नहीं है। कटक ऐसे भी बहुत सारे फैले हुए हैं जहां पे कोई अपसारी सीमा है ही नहीं, वो कटक कैसे बने? नेक्स्ट, अपसारी सीमाओं की लंबाई अभिसारी सीमाओं से अधिक है। अभिसारी सीमाओं से अधिक है, अर्थात निर्माण, भूपर्पटी का निर्माण अधिक होता है और विनाश कम। इस प्रकार पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होना चाहिए, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि सतही क्षेत्रफल नियत रहेगा। हो गया कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट, यदि महासागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट बन रहे हैं, तब महाद्वीपीय क्रस्ट की आकृति, मास, द्रव्यमान, एरिया, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होना चाहिए। लिखो, सबसे बड़ी चुनौती द एक्सपैंडिंग अर्थ
द एक्सपैंडिंग अर्थ। सिद्धांत के पुनर्स्थापित होने से, पुनर्सिद्ध होने से प्राप्त हो रही है इस सिद्धांत के जनक जे.के.ई. हाल्म, H.A.L.M. जे.के.ई. हाल्म हैं, जिन्होंने पृथ्वी के सतही क्षेत्रफल को बढ़ता हुआ माना। ये मानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें जब विस्तार होगा तो पृथ्वी बैलून की तरफ फैलने लगेगा और सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा इसका। और जे.के.ई. हाल्म की इस परिकल्पना को आज पुनः जीवित किया गया है और लोग इसके समर्थक बहुत सारे आ गए हैं। पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल सच में बढ़ रहा है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो सकता है इस तरह का। तो फिर लिखो कि हॉट स्पॉट वल्कनिज्म को सिद्ध नहीं कर पाता ये सिद्धांत। अंतरा प्लेटों के अंदर में जो वल्कनिज्म हो रहा है उसको सिद्ध नहीं कर पाता। कॉन्गो में रिसेंटली वल्कनिज्म आया। अब कॉन्गो तो अफ्रीका के मध्य में है, फिर भी वहां वल्केनिक इरप्शन हुआ, एक्सप्लोसिव टाइप हुआ, विस्फोटक हुआ। तो ना तो ये हॉटस्पॉट को सिद्ध कर पा रहा है कि हॉटस्पॉट क्यों बनते हैं, कैसे हैं, उस पर कोई विचार नहीं इसमें। फिर कॉन्गो जैसे जो वल्केनिक इरप्शंस हो जा रहे हैं विस्फोटक टाइप, जहां कोई प्लेट सीमा भी नहीं है। पहले भी माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो जैसा वल्केनो प्लेट के अंदर में बना हुआ है। तो आखिर अफ्रीका के अंदर में यहां तहां इतने बड़े विस्फोटक वल्केनोज क्यों फटते हैं? तो ये सब चैलेंज है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक अपने आप को अगर क्लेम करता है कि मैं पूर्ण सिद्धांत हूं और सब भूगर्भिक जितने भी रहस्य थे सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कई सारे प्रश्न आ जाएंगे। ये इनकी सीमाएं हैं। ओके, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।